सुप्रभात बच्चों। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य और मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व पढ़ा था, है ना। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मौखिक अभिव्यक्ति या स्वतंत्र अभिव्यक्ति, और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति, है ना। फिर उसमें हमने मौखिक अभिव्यक्ति की गतिविधि पढ़ी थी कि हम क्लास में कैसे मौखिक अभिव्यक्ति करा सकते हैं। उसके बाद हमने मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य पढ़े, फिर हमने उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति की महत्व पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास लिखित अभिव्यक्ति। चलिए आइए देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या आएगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा भाग है, 15वां भाग है। इससे पहले हम 14 वीडियो बना चुके हैं, और जिसने भी वो पहले वाले ना देखे हों वो देख सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, है ना। चलिए, लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब हम अपने विचारों व भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। अगर हम बोलकर व्यक्त करते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति हो गई, और उसी बात को अगर हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो लिखित अभिव्यक्ति हो गई, है ना। लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। लेखन के अंतर्गत सुडौल एवं अच्छे वर्णों में लिखना भी सम्मिलित है। लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है कि बहुत अच्छा, सुडौल अच्छा लिखे गए हों और अच्छे वर्णों में लिखे गए हों, है ना। साधारणतया शब्दों द्वारा लिखकर भाव प्रकाशन ही लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। साधारणतया शब्दों द्वारा लिखकर भाव प्रकाशन ही लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। मतलब लिखकर हम जिन भावों को प्रकट करते हैं वो क्या हो गई, वो लिखित अभिव्यक्ति हो गई। और हम मौखिक रूप से जिन भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो वो मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। इसके अनेक रूप हैं, किसके, लिखित अभिव्यक्ति के, जिसमें पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन और नाटक तथा संवाद लेखन आते हैं। देखिए, संपूर्ण साहित्य वो किस पर निर्धारित है, लिखित अभिव्यक्ति के ऊपर निर्धारित है, क्योंकि जितना भी हमारा साहित्य है वो सब क्या है, लिखित अभिव्यक्ति ही है ना। और अगर लेखन की कला ना होती तो हमारे पास इतना साहित्य भी ना होता, है ना। तो इसका एक अपना अलग महत्व है, और सबसे सही बात तो ये है कि इसका ही बहुत विशेष महत्व है। इसी के आधार पर हमारा पूर्ण ज्ञान जो है वो सब इसी पर आधारित है। हमारे जो वेद हैं वो भी इसी पर आधारित हैं, क्योंकि अगर वेद लिखे ना गए होते तो वो मौखिक रूप से किसी को भी याद न रहते और ना कोई उस पर विश्वास ही करता, है ना। अब लिखित अभिव्यक्ति क्या क्या तरीका है ना, क्लास में कैसे लिखित अभिव्यक्ति हम करवा सकते हैं, तो इस पर जरा प्रकाश डालेंगे। छात्रों को कुछ शब्द दे दें और उसके आधार पर वाक्यों का निर्माण करने को कहें। देखो, जो छात्र हैं हमारे, उनको आप क्या करें, कुछ शब्द दे दें और ये कहें कि ये जो शब्द हैं इनके ऊपर एक एक वाक्य लिखो। जैसे कि हम कहें कि पुस्तक या पृष्ठ या पहाड़ा आदि शब्द देकर उन पर लिखने के लिए कहें, या इनके अलावा आप और भी कोई भी शब्द बालकों को लिख के दे दें, या बोर्ड पे आप लिख सकते हैं और फिर कहें कि इनके जो ये शब्द हमने दिए हैं इन पर एक एक वाक्य लिखो। अब कैसे, जैसे कि आप बच्चे लिख सकते हैं, या पहले आप उनको बता भी सकते हैं कि मेरे पास पुस्तकें हैं। हमने क्या दिया था, हमने दिया था पुस्तक केवल, है ना। तो वाक्य निर्माण करने के लिए उसमें थोड़ा सा विकार तो उत्पन्न हो ही जाएगा। तो बच्चे लिख सकते हैं कि मेरे पास पुस्तकें हैं। अब हमने दिया था कि पहाड़ा, तो मेरे पास एक पहाड़े की पुस्तक है, उसमें 10 पृष्ठ हैं, है ना।
तो इस तरह के शब्द भी बच्चों को दिए जा सकते हैं और उनसे लिखवाया जा सकता है, मतलब लिखित अभिव्यक्ति उनसे करवाई जा सकती है। इसके अलावा छात्रों को कुछ संकेत देकर कहानी लिखने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे संकेत जैसे कि हम कोई चित्र दे रहे हैं बालकों को, है ना, उस चित्र में जैसे कौआ है, एक घड़ा रखा है और वहीं पे कुछ कंकड़ रखे हैं, तो हम बच्चों से कहें कि ये जो आप चित्र देख रहे हो इसके आधार पर एक कहानी लिखो, तो बच्चे ज़रूर उस चित्र को देखकर उस कहानी को पूरा कर लेंगे। या हम कुछ लाइन लिख सकते हैं और उस लाइन के आगे डॉट डॉट का निशान लगा के उसको पूर्ण करने की प्रक्रिया को भी कह सकते हैं बच्चों को कि आप इसको पूर्ण करिए, है ना। या हम बच्चों को एक शब्द, जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई भी शब्द दे के आप बच्चों से वाक्य निर्माण करवा सकते हैं, या कोई भी चित्र दे के बच्चों से कोई कहानी लिखवा सकते हैं, या कोई एक विषय आप दे सकते हैं बच्चों को कि आप इस पे 5 पंक्तियाँ लिखिए या 10 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे कि अभी जो महामारी चल रही है, हम उसके बारे में बच्चों को, उसके बाद हम जब इस महामारी से उभरेंगे उसके बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये जो महामारी फैली थी, हम केवल ये लिख देंगे कि कोरोना वायरस, है ना, कोरोना वायरस लिख के हम बच्चों से कहेंगे कि इसके ऊपर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए या इस पर 10 लाइनें लिख के दिखाइए, तो बच्चे उसको लिखकर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम क्लास में बच्चों से ये तरीका अपना सकते हैं और इसमें लिखित अभिव्यक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद है मूल्यांकन किस तरह से करेंगे। बाकी उद्देश्य और महत्व जो हैं वो लिखित अभिव्यक्ति के और मौखिक अभिव्यक्ति के एक जैसे ही रहेंगे, केवल उसमें मौखिक और लिखित का अंतर हो जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। अब मूल्यांकन के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि किसी बिंदु विशेष पर अपने भाव विचार व्यक्त करने में उसे असहजता तो महसूस नहीं हो रही। अर्थात जब हम बच्चों से क्लास में ये सब करवाएंगे उसके बाद हम ये मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किसी बच्चे को असहजता तो नहीं हो रही है, मतलब उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है विचार व्यक्त करने में, है ना। और अगला है कि भाव या विचार करने में क्रम आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। अर्थात कौन सा विचार कब रखना चाहिए, कौन सी बात को पहले कहना चाहिए और कौन सी बात को बाद में कहना चाहिए, इस क्रम में बच्चे यह क्रम आगे पीछे तो नहीं कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और किसी भी बिंदु पर लिखते समय शब्द चयन पर विशेष ध्यान दें। किसी भी बिंदु पर लिखते समय शब्द चयन पर विशेष ध्यान दें। अर्थात अगर हम किसी विषय पर लिख रहे हैं तो उसके शब्द किस तरह के हैं, शब्द साहित्यिक और मानक होने चाहिए, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे शब्द जैसे कोई ग्रामीण भाषा वाले शब्द हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हम मूल्यांकन के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने क्या लिखित अभिव्यक्ति पढ़ी है और उसका अर्थ पढ़ा है ना। अब आप इसको इस तरह से देखते रहना, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं नहीं, लिखना है। अपनी कॉपी में लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल के क्लास में हमारा अध्याय बदल जाएगा, हमारा ये अध्याय पूरा हो गया। इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या था, मौखिक अभिव्यक्ति, स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति, है ना। तो ये पूरा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।